गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना जीन स्ट्रक्चर यानी जीन की संरचना के बारे में हमने स्टडी आउट किया था। और हमें ये पता चला था कि जो और हमने ये चीज़ें पता लगाई थी कि जो जीन है वो एक्चुअल में क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम की, राइट। और 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारी हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और 46 क्रोमोसोम के ऊपर लगभग लगभग 20,500 जीन्स एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। और यही जीन्स क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसी भी क्रोमोसोम के अंदर। मतलब किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जो उसकी संरचना, जो क्रियात्मक इकाई है वो कौन है, जीन है। जीन ही सारे काम करता है। ये सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो आगे हम बात करते हैं जीन को, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इन दी लाइट ऑफ द अबव डेफिनेशन ऑफ अ जीन, जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर जीन के बारे में, जीन की जितनी डेफिनेशन देखी उनके संदर्भ में क्या हुआ, अ जीन फंक्शन रिसर्च ऑन अ जीन स्ट्रक्चर, इट बिकम नेसेसरी टू डिवाइड जीन इनटू फर्दर डिविजन्स। कहता है इन द लाइट ऑफ अबव डेफिनेशंस, जो आपने जीन्स की ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी उन सब को अगर हम कंक्लूड करके देखें तो हमें ये पता चलेगा, फर्दर रिसर्च ऑन द जीन स्ट्रक्चर, कि जीन के स्ट्रक्चर की और ज़्यादा रिसर्च की गई उसके ऊपर, क्योंकि हमें पता लगा कि इतने सारे वो काम करता है। तो जीन को फर्दर रिसर्च आउट किया गया, उसके ऊपर और शोध कार्य किया गया। और ये ज़रूरी हो गया, इट बिकम नेसेसरी, ये ज़रूरी हो गया कि टू डिवाइड द जीन, हम जीन को और अधिक डिवाइड करें इनटू फर्दर डिविजन्स, हम उसको और अधिक हिस्सों में बांटें। और ये फर्दर डिवीज़न कौन कौन से कहलाए, पहला सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला पार्ट था सिस्ट्रॉन, दूसरा रिकॉन, तीसरा म्यूटॉन। तो इस तरीके से हमने जीन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन। ये तीनों जीन के अंदर पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। ये हर एक हिस्से का क्या काम है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्ट्रॉन के बारे में। कहता है सिस्ट्रॉन लार्जेस्ट एलिमेंट इन आ जीन, जीन के ऊपर सबसे बड़ा जो खंड या एलिमेंट है वो सिस्ट्रॉन है। विच इनकोड अ पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग अ प्रोटीन सिंथेसिस। वो कहता है जो सिस्ट्रॉन है वो जीन के ऊपर सबसे बड़ा खंड है, विच इनकोड, जो अपने अंदर इनकोड करके रखता है अ पॉलीपेप्टाइड को ड्यूरिंग दी प्रोटीन। जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो क्या बनाना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी होती है, और इसकी सारी जानकारी सिस्ट्रॉन के पास होती है। मतलब जीन में 3 हिस्से हैं, 3 खंड है, सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन। अब आपको पता है जी पहले क्या डीएनए है, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है, डीएनए से बनता है आरएनए। आरएनए साइटोप्लाज्म में आके क्या कर रहा है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। डीएनए आरएनए को क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन किस रूप में, जीन से, मतलब वो जीन है जो ये सारा काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो जीन के जो जीन आया, मतलब आपके आरएनए तक पहुंचा, वो सिस्ट्रॉन की सारी करामात है। मतलब सिस्ट्रॉन के पास वो सारी की सारी जानकारी है, वो इनकोड है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्पफुल होते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस चल रही होती है। कहते हैं सिस्ट्रॉन टर्म रेफर हैज ए टेस्ट कॉल्ड द सिस ट्रांस टेस्ट। कहते हैं सिस्टोन से संबंधित जो टेस्ट होते हैं उसे कहते हैं सिस ट्रांस टेस्ट, सिमिलर टू दी कंप्लीमेंटेशन टेस्ट। और ये जो टेस्ट है ये सेम टेस्ट होता है जैसे कंप्लीमेंटेशन टेस्ट होता है। सिस्टोन टर्म अ यूनिट ऑफ फंक्शन, ये जो टर्म है सिस्टोन, इसका मतलब क्या है, अ यूनिट ऑफ फंक्शन, एक कार्य की इकाई, ठीक। इतनी बात समझ आ गई कि कहता है कि जो सिस्टोन है वो जीन के ऊपर सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलिमेंट है, और जो इनकोड क्या कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड। कब, जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी बनती है, उसकी सारी जानकारी किसके पास इनकोडेड है, इस जीन के सिस्टोन वाले पार्ट के पास। और सिस्टोन टर्म रेफर हैज ए टेस्ट कॉल्ड द सिस्टोन ट्रांस टेस्ट, और इससे संबंधित जो टेस्ट है उसे कहते हैं हम सिस ट्रांस टेस्ट, राइट। और ये सेम होता है कंप्लीमेंटेशन टेस्ट की तरह। और जो सिस्ट्रॉन टर्म है आपकी, ये जो आपने नामकरण किया है सिस्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, आ यूनिट ऑफ फंक्शन, आ यूनिट ऑफ फंक्शन, कार्य की इकाई। दूसरा हिस्सा था आपका रिकॉन, जीन का दूसरा, मतलब दूसरा पार्ट है रिकॉन। कहता है रिकॉन आर द लोकेशन विद इन द जीन पार्टिसिपेट इन द रिकॉम्बिनेशन। कहता है रिकॉन वो हिस्सा है जीन के ऊपर, या वो पोजीशन है, वो लोकेशन है जहाँ पर क्या होता है, पार्टिसिपेट, मतलब वो लोकेशन है जो जीन की
जो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना। देयर इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिकॉन विद इन ए जीन। तो कहता है ये बहुत मिनिमम डिस्टेंस होता है रिकॉन के बीच में विद इन जीन के अंदर जो रिकॉन्स लगे तो उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है। रिकॉम्बिनेशन कैन नॉट अकर विद इन रिकॉन। वो कहता है कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो कभी भी रिकॉन के अंदर नहीं होता। जो रिकॉन टर्म का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, रिकॉन का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉन, ये जो वर्ड जो निकला है वो यहीं से निकला है, रिकॉम्बिनेशन से। ठीक, समझ आ रही बात। आगे बात करते हैं म्यूटॉन। म्यूटॉन आर द एलिमेंट विद इन द जीन कैन अंडरगो म्यूटेशन। कहता है जीन के अंदर म्यूटॉन वो एलिमेंट है जो म्यूटेशन के लिए जिसके ऊपर म्यूटेशन होगा, है ना, जो म्यूटेशन करेगा, लीड टू दी प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप, और इसी से आगे चल के म्यूटेंट फिनोटाइप की फॉर्मेशन होगी। म्यूटेंट फिनोटाइप मतलब कि जो जो चीज़ बनेगी म्यूटेंट होने के बाद, म्यूटेंट होता है कि जो आपकी नॉर्मल चीज़ बननी थी वो ना बने, म्यूटेशन होके वो कुछ और नया नई चीज़ बनाए। म्यूटोन टर्म यूनिट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटोन का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। इतनी बात समझ आ गई। कहता है ईच रिकॉन मे हैव सेवरल म्यूटॉन्स विद इन दैम। वो कहता है हर एक रिकॉन के अंदर बहुत सारे म्यूटोन हो सकते हैं। मैनी म्यूटॉन्स विद इन अ रिकॉन। और कहते हैं बहुत सारे जो म्यूटोन है, वो कहता है एक रिकॉन के अंदर बहुत सारे म्यूटोन हो सकते हैं, और बहुत सारे म्यूटोन एक रिकॉन के अंदर हो सकते हैं में स्टे लिंक्ड बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और वो क्यों जुड़े हुए, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। बात समझ आ रही है। एक ही बात को उसने दो बार समझाया है कि ईच रिकॉन में हैव सेवरल म्यूटॉन्स विद इन दैम, कि मतलब एक रिकॉन के अंदर बहुत सारे म्यूटेंट्स हो सकते हैं, म्यूटॉन हो सकते हैं। और मैनी म्यूटॉन विद इन ए रिकॉन, जो बहुत सारे म्यूटॉन है एक रिकॉन के अंदर, में स्टे लिंक्ड बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और वो इतने सारे म्यूटॉन्स जो एक रिकॉन के अंदर है वो आपस में लिंकअप कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन, विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कहता है थस अ जीन मे हैव वन मोर देन वन सिस्टोन, मे हैव सेवरल रिकॉन्स, और मे हैव सेवरल म्यूटॉन्स। तो कहता है कि एक जीन के अंदर एक या एक से अधिक सिस्टोन हो सकते हैं, और एक सिस्टोन में बहुत सारे रिकॉन हो सकते हैं, और एक रिकॉन के अंदर बहुत सारे म्यूटॉन हो सकते हैं। तो उसी बात को उसने एक्सप्लेन किया है कि अ जीन मे हैव वन मोर देन वन सिस्टोन, और सिस्टोन में हैव सेवरल रिकॉन्स, और मे हैव सेवरल म्यूटॉन्स। तो मतलब एक जीन के अंदर एक से ज़्यादा सिस्टोन हो सकते हैं, या बहुत सिस्टोन हो सकते हैं, और सिस्टोन के अंदर बहुत सारे रिकॉन हो सकते हैं, और रिकॉन के अंदर बहुत सारे म्यूटॉन हो सकते हैं। राइट। तो ये आपको डायग्राम शो किया हुआ है आपके पास। ये जीन्स बनाए हुए हैं, जीन का डायग्राम है कि ये हमारे पास जीन है, और जीन से आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है कि इस फर्स्ट जीन से ए बना, इससे बी बना, इससे सी बना, इससे डी बना, इससे ई बना, इससे एफ बना, इससे जी बना, इससे एच बना। तो जीन प्रोडक्ट पॉलीपेप्टाइड, जो जीन का प्रोडक्ट है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। राइट। आगे हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये दूसरा स्टैंड है हमारे पास, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश डैश। अब क्या हुआ, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ, जैसे ए बी सी डी ई, ई के बाद F1 जी H1, E1 F G1 H। तो रिकॉम्बिनेशन हुआ। और तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हो ये हमारे वाली तीसरी कंडीशन में ए बी सी डी ई एफ है ना। यहाँ पर क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी वन डैश ई वन डैश और एफ वन डैश। जो ये वाले ने ये म्यूटेटेड है, ए वन और ई वन। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टोन ए, रिकॉन बी और म्यूटॉन सी, यूनिट ऑफ द फंक्शन ऑफ ए जीन। तो ये क्या है, जीन्स की क्या है, यूनिट ऑफ फंक्शन है जहाँ पर ये काम हो रहा है। इतनी सी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अब हमने जीन के बारे में तो पढ़ लिया कि जीन क्या होता है, क्या कैसे काम करता है ना। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि
फिर हमने ये देखा कि जीन के आगे भी 3 पार्ट है, सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है, राइट, और जो रिकॉन है उसमें रिकॉम्बिनेशन, उस हिस्से में रिकॉम्बिनेशन होता है, और म्यूटॉन वाले हिस्से में म्यूटेशन होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन। तो अब हमने बात करी कि जीन इतने सारे काम करता है, तो अब उसके इस काम के ऊपर नियंत्रण भी होना चाहिए। तो देखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन, कि जीन के काम पर रेगुलेट कौन करता है। तो उसके लिए लैक ओपेरॉन, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल सिस्टम होता है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म आती है लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन क्या होता है और उसके अंदर इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल सिस्टम्स क्या होते हैं, ये हम आप स्टडी करेंगे। तो जीन हमें पता चल गया जीन क्या चीज़ होती है, कितने उसके पार्ट है, कितने सारे वो काम कर रहा है। तो इन सब के ऊपर हमें अब कंट्रोल भी पता लगना चाहिए कि इनके ऊपर नियंत्रण किसका है, कौन इसके ऊपर ये इन चीज़ों के ऊपर जीन से काम करवा रहा है, या जीन ऐसे काम कैसे कर पा रहा है। इन चीज़ों की हम अब आगे स्टडी आउट करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आएगी कि हमारे बॉडी के अंदर जीनोम है, और हर सेल के पास क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। जो डीएनए है एक धागा है, ठीक, एक स्ट्रैंड है, और हमारी बॉडी के अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है। तो इस डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक, और जो जीन है वो इनके अंदर होते हैं, डीएनए के अंदर, जो पर्टिकुलर अपना हर एक काम करते हैं। समझ आ की बात। तो रेगुलेशन ऑफ द जीन कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। कहता है प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन यूज टू डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। वो कहता है कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, मतलब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे, मतलब जीन, किसी जीन से क्या चीज़ बनने वाली है वो बनना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, जीन एक्सप्रेशन। तो प्रोसेस वो प्रक्रिया बाय विच जिसके अंदर कोई भी आपका जेनेटिक कोड यानी आपका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वो जीन ही तो है, जो कोई भी आपका जेनेटिक कोड यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन यूज्ड, जब हम उसे यूज़ करें टू डायरेक्ट क्या बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और उससे क्या बने, किसी सेल का स्ट्रक्चर बने। तो जीन कोड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस कॉल्ड दी स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ऐसे जीन्स जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कोड करे वो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या कैसे जीन्स कहलाते हैं, मतलब ऐसे जीन जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कोड करें, क्योंकि जैसे जैसे अमीनो सीक्वेंस जुड़ते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, तो हमारे पास प्रोटीन बनेगी, और वो कल को प्रोटीन कहीं ना कहीं सेल की किसी न किसी पार्ट को बनाने में हेल्प करेगी, मतलब सेल के स्ट्रक्चर में को बनाने में, उसकी संरचना को बनाने में हेल्प करेगी। तो ऐसे जीन जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बनाने में हेल्प करे, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। तो कहता है इन्वॉल्व टू मेन स्टेजेस, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। तो जीन एक्सप्रेशन में 2 मेन स्टेजेस आती हैं, स्तर आते हैं, एक आता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। समझ आ गई। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द आरएनए एमआरएनए बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहले बात है मैसेंजर आरएनए का बनना, ये किससे बनता है, डीएनए से बनता है, और ये किसकी हेल्प से बनता है, एंजाइम इसमें हेल्प करती है हमारी आरएनए पॉलीमरेज। कौन होता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो एक एक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए। दूसरी बात है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, यूज ऑफ एमआरएनए टू डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम एमआरएनए की हेल्प से क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, ठीक। तो जब एमआरएनए को यूज़ करके हमने क्या किया, प्रोटीन का सिंथेसिस किया, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ होता है डीएनए से आरएनए का बना। डीएनए अपनी सारी जानकारी, अपने अंदर जो भी चीज़ें थी, जो उसके अंदर जीन बैठे हुए हैं, वो अपनी सारी जानकारी दे देंगे एमआरएनए के पास कि भाई तू जा साइटोप्लाज्म के अंदर और प्रोटीन बना। तो तब हम एमआरएनए का यूज़ करके अपनी पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन बनाए, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। कहता है सम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ आरएनए दैट प्ले रोल इन दी ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल टीआरएनए और आरआरएनए। वो कहता है कि कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाधित होते हैं किस बात के लिए, प्रोडक्शन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द आरएनए। मतलब कुछ जीन्स ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं, वो अदर टाइप की आरएनए को बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, प्ले रोल इन दी ट्रांसलेशन, जो कि ट्रांसलेशन के उसमें भी हिस्सा लेंगे। जैसे एग्जांपल है टीआरएनए और आरएनए। तो कहता है कि कुछ जीन ऐसे भी हैं जो आरएनए की अदर फॉर्म को बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, बाद में वही आरएनए हमारे ट्रांसलेशन में हेल्प भी करते हैं, जैसे टीआरएनए और आरएनए। समझ आ गई बात, कि सम जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ द आरएनए दैट प्ले रोल इन दी ट्रांसलेशन, जो कि ट्रांसलेशन में भी हेल्प करते हैं। तो वो कौन है, टीआरएनए और आरएनए, आपको पता है। तो मतलब कुछ जीन्स ऐसे हैं जो मैसेंजर आरएनए को बनाएंगे, और कुछ जीन ऐसे हैं जो अदर टाइप के टी और आरएनए को बनाएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स।
कहता है स्ट्रक्चरल जीन्स इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट भाग लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक थ्रेड बनाया हुआ है ना, तो इसमें हमारे पास एक्स एक्स या बॉक्स बना है, इसमें लिखो कैट बॉक्स, फिर टाटा बॉक्स, एक्सॉन 1 के साथ इंट्रॉन 1, फिर एक्सॉन 2, फिर इंट्रॉन 2, फिर एक्सॉन 3 और एक्स। ये एक लाइन है। अब इसमें समझ लेते हैं कौन सी चीज़ें क्या क्या है। जो एक्सॉन वाला हिस्सा है, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, कोड फॉर द अमीनो एसिड। ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है, किसका काम है? अमीनो एसिड को कोड करना। कोलेक्टिवली डिटरमाइन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्ट। ये एक्सॉन जो है वो एक साथ मिलके किसकी पहचान करेंगे कि कौन कौन से अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनेगा ड्यूरिंग दी प्रोटीन के प्रोडक्ट में। जब आपका प्रोटीन बनेगा ना, तो उसकी एक चेन बनेगी, तो उस चेन में कौन सा अमीनो कहाँ सेट होगा, पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, और ऐसे करोड़ों अमीनो एसिड चिपके होते हैं आपस में। ठीक है, तो उनकी जो पहचान है वो एक्सॉन के पास है। देयर पोर्शन ऑफ अ जीन रिप्रेजेंटेड इन द फाइनल मैच्योर mRNA मॉलिक्यूल। और ये जो एक्सॉन वाला है, दिस पोर्शन ऑफ ए जीन रिप्रेजेंटेड इन द फाइनल मैच्योर, जो आपका जब आपका डीएनए से mRNA बनता है ना, तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, और लास्ट में जब आपका mRNA तैयार हो जाता है, एडल्ट या मैच्योर mRNA मॉलिक्यूल जब बनकर तैयार हो जाता है, उसमें ये पोर्शन होता है जीन का, जिसे कहते हैं एक्सॉन, राइट। इंट्रॉन पोर्शन ऑफ ए जीन दैट डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। इंट्रॉन वो हिस्सा है जो कभी भी, जीन का वो हिस्सा है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। इस चीज़ को याद रखना, ठीक। तो कहता है इंट्रॉन किसी भी जीन के ऊपर वो हिस्सा है, वो पोर्शन है जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। एंट्रॉन आर रिमूव्ड और स्प्लाइज्ड फ्रॉम द mRNA मॉलिक्यूल बिफोर द ट्रांसलेशन। वो कहता है जो इंट्रॉन वाला हिस्सा है ना, उसे काट दिया जाता है। कब काट दिया जाता है? बिफोर द ट्रांसलेशन। एंट्रॉन्स जो हिस्सा है जीन का, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? mRNA के अंदर, और इनको काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। स्प्लाइस मतलब होता है कैंची की तरह काट देना, जैसे कैंची काटती है। स्प्लाइस मतलब कैंची की तरह काट देना। कब? बिफोर द ट्रांसलेशन। समझ की बात? तो एक्सॉन वो हिस्से हैं जो अमीनो एसिड सीक्वेंस को बताते हैं, इंट्रॉन वो हिस्से हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। समझ की बात? इतनी बात क्लियर होगी आपकी? इतना तो आपको समझ आ रहा है? ठीक है। टाटा बॉक्स तो आपको पता है कि ये जो आपकी क्या होती है, ये टर्मिनेटर साइट्स होती है ना, प्रमोटर साइट, जो इस जो आप ये ट्रांसक्रिप्शन करते हो, तो वो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम उसे इनिशिएट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जीन कंट्रोल रीजन्स की, कौन कौन जीन के ऊपर कौन सी वो जगह है जहाँ पर कंट्रोल वाला, नियंत्रण वाला काम चलता है, राइट। स्टार्ट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। तो कहते हैं जो स्टार्ट साइट होती है वो क्या करती है? वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगी, है ना। ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो हेल्पफुल है, जो आपकी स्टार्टर पॉइंट है। बात क्लियर होगी? उसके बाद अ प्रमोटर अ रीजन अ फ्यू 100 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम ऑफ द जीन टुवार्ड द 5 प्राइम एंड। उसके बाद एक प्रमोटर पॉइंट होगा, एक प्रमोटर वाला हिस्सा होगा, रीजन होगी, जगह होगी, जो अ फ्यू 100 न्यूक्लियोटाइड, जो कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड की बनी होगी, अपस्ट्रीम ऑफ जीन, जो जीन का एक जगह, मतलब वहाँ पर बहुत सारे जीन्स होंगे, और वो किस डायरेक्शन में होंगे? 5 प्राइम एंड की तरफ। अ प्रमोटर नॉट ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA बट प्ले अ रोल इन द कंट्रोलिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन। कहते हैं जो प्रमोटर, जो साइट होती है, रीजन होता है, हिस्सा होता है, जो जैसे टाटा बॉक्स हमने पीछे पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, जो प्रमोटर साइट थी, वो ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA। वो जो प्रमोटर साइट है वो mRNA में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग दी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन। जब ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, जब डीएनए से mRNA बन रहा होता है, तब आपकी प्रमोटर साइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ये कोई किसी भी टाइप का mRNA नहीं बनाएगी, लेकिन mRNA बनाने के प्रोसेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और उस पूरे काम के ऊपर कंट्रोल कर रही है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द प्रमोटर रीजन एंड असिस्ट इन बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो कहते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, जितने भी हमने पिछले वाले चैप्टर उसमें टॉपिक में क्लास के अंदर देखा था, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, है ना, जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, तो उसमें हमें पता है कि वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स भी यूज़ हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? अगर आपको याद होगा तो याद आ रहा है कि जब हमने
ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जब हम आरएनए बना रहे थे डीएनए टेम्पलेट से, तब हमने बात की थी कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान हमें बहुत सारे जो हमारे ये फैक्टर्स होते हैं ये भी यूज़ हमें करने पड़ते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो क्या करते हैं, जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो बंध जाता है, चिपक जाता है विद स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो कहाँ जुड़ जाते हैं, एक विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से, कहाँ पर, आपके प्रमोटर रीजन के ऊपर, एंड और असिस्ट टू बाइंडिंग दी आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसे उस पर दबाव डालते कि वो भी वहाँ के चिपक जाए। जो आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का चिपक जाता है, कहाँ पर चिपक जाता है, जहाँ पर प्रमोटर रीजन है उसके ऊपर, और साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज को भी अपने ऊपर चिपका लेता है, राइट। तो कहते हैं जीन एक्सप्रेशन समटाइम यूज टू ट्रांसक्रिप्शन फेज अलोन। तो कहता है कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो कभी कभी समटाइम यूज टू ट्रांसक्रिप्शन फेज अलोन। तो वो किस जो आपका ट्रांसक्रिप्शन वाला जो स्टेप चल रहा होता है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। नेक्स्ट बात आती है इन्हांसर। इन्हांसर कौन होते हैं, नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को इन्हांस करने वाले, तेज़ करने वाले। कहता है सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉल्ड द एक्टिवेटर्स बाइंड टू द रीजन कॉल्ड द इन्हांसर। मतलब कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉल्ड एक्टिवेटर बाइंड, ये जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं उस रीजन से, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इन्हांसर। क्या बोला है कि सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कॉल्ड एक्टिवेटर बाइंड टू द रीजन कॉल्ड इन्हांसर। तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो जिन्हें हम एक्टिवेटर कहते हैं, वो चिपक जाते हैं रीजन्स के साथ, उसे कहते हैं इन्हांसर। ये क्या करते हैं, इन्हांसर इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। इन्हांसर दिस साइट ऑफ मे बी 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम कोडिंग सीक्वेंस और विद इन द इंट्रॉन। वो कहते हैं ये जो इन्हांसर है लगभग इसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड की एक पूरा कोडिंग सीक्वेंस होता है, और ये कहाँ होते हैं, इंट्रॉन के अंदर। कहाँ होते हैं, इंट्रॉन के पास। ये जो, तो आपको पता है इंट्रॉन ट्रांसलेशन में से होने से पहले इस इंट्रॉन को कट ऑफ कर देंगे। तो इन्हांसर सम आर कंडीशनल एंड ओनली वर्क प्रेजेंस ऑफ द अदर फैक्टर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कहते हैं जो इन्हांसर होते हैं ना ये बहुत कंडीशनल होते हैं, मतलब जिस रिएक्शन में लगेंगे, जहाँ लगेंगे वहीं लगेंगे, आप ऐसे नहीं लगा सकते। तो कहता है जो एनहांसर हैं बहुत अपने काम में स्पेसिफिक होते हैं और कंडीशनल होते हैं, और काम कब करते हैं, प्रेजेंस ऑन दी अदर फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रेजेंस में ही इन्हांसर काम करता है। अब बात करते हैं साइलेंसर। साइलेंसर क्या होते हैं, सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड टू रीजन कॉल्ड साइलेंसर। कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, या एक्चुअल में ये क्या, रिप्रेसर, दबाव, रोकने वाले ऐसे फैक्टर्स जो काम को रोक दें। तो कहता है साइलेंसर सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या रिप्रेसर बाइंड टू द रीजन, वो उस भाग पर चिपक जाए, क्या कहलाते हैं, साइलेंसर। ये क्या करते हैं, डिप्रेस द रेट ऑफ द इनका काम होता है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की, यानी जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की दर है उसे धीमा कर देना या रोक देना, दबा देना। कितनी बात समझ आ रही है। अब इस देख लो, कहते हैं कि ये आपका है नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये डायग्राम बनाया गया है और बताया गया इसके बारे में। बाहर आप जो देख रहे हो ये पूरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, बाहर की तरफ पूरी सेल मेम्ब्रेन है, ये लिखा हुआ मैंने सेल मेम्ब्रेन। समझ आ रही बात। तो अब इसमें क्या है कि एक हार्मोन आया सारे का सारा मैसेज लेके, वो हार्मोन अंदर आ गया, ठीक। तो उसने जब वो अंदर आएगा तो क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तभी तो वो अंदर आ पाएगा। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, उनके साथ वो बाइंड होकर अंदर आ गया। कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो उसको अंदर आने देती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे होती है, सेमी परमिएबल होती है, मतलब वो सिलेक्टिव परमिएबल है, कुछ चुनिंदा चीज़ों को अंदर जाने देगी अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये अंदर आ गया, ठीक है। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के अंदर आया। उसके बाद ये हार्मोन कहाँ पहुँच गया, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था। अब ये कुछ ऑर्डर लेके आया है कि भैया आपने हार्मोन, इसको किसने भेजा है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने आदेश दिया कि आपको इस टाइप की प्रोटीन बनानी है। अब वो ऐसे बोल के थोड़ी बोलेगी, तो वो हार्मोन को भेजती है कि भाई तू काम करवा। हार्मोन को सब पता है कि क्या क्या बोलना है, उसे बस उसको मैसेज देने आता, काम करवाने नहीं आता। वो मैसेज लेके आया है। अब वो मैसेज कहाँ पहुँचाना, न्यूक्लियस के अंदर वो घुस के डीएनए के पास पहुँच जाएगा। डीएनए को बोलेगा भाई साहब हाँ काम शुरू कर दो। तो यहाँ पर क्या चलेगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, अब इसने जैसे ये जो एंजाइम अंदर आया, इसने इसका मैसेज दिया, इसकी अनबाइंडिंग हुई, ये खुल गया।
खुलने के साथ ही एक धागा बन गया मैसेंजर आरएनए। अब इस ये डीएनए के पास पता है कि प्रोटीन कैसे बनती है, लेकिन ये खुद बाहर नहीं आ सकता। ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। मैसेंजर आरएनए के पास जो प्रोटीन बनानी है बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन एमआरएनए को देगा, और एमआरएनए कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा आपको पता है, वहाँ पर राइबोसोम की छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट घूम रही हैं, और उन दोनों को पहले तो वो रिकॉग्नाइज करेगा। कैसे करेगा वो आपको पता है, ठीक है। तो पहले जो आपका एमआरएनए वो छोटी वाली सब यूनिट के साथ अटैच होगा, और अटैच होते ही फिर वो बड़ी के साथ मिक्स हो जाएगा। बड़ी में क्या होता है, आपकी ए साइट, पी साइट और ई साइट होती हैं, जहाँ पर आपकी टीआरएनए पहले क्या होगा, अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, उसके बाद टीआरएनए के ऊपर वो लोड होंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आते जाएंगे राइबोसोम के पास, और वहाँ पर अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करते जाएंगे, बड़ी करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये सारा काम हो रहा है। ये कोडोन लगे हुए हैं, बीच में ये टीआरएनए है, और साथ साथ में पीछे क्या है, एक ये यहाँ से निकलता जाएगा, अगला आता जाएगा, ये निकलते जाएंगे, अगले आते जाएंगे, और चेन लंबी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से प्रोटीन बनती जाएगी। बाद में ये प्रोटीन यहाँ से अटैच होकर कहीं भी जहाँ उसको ज़रूरत है, कहाँ जहाँ मर्जी लगानी है, कोई ऑर्गन बनाना है, कुछ भी करना है, उधर वो सेट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, पहला प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ये कैसे होता है, प्रोसेस बाय द आरएनए सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर क्या हो रहा है, आरएनए का संश्लेषण हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ द प्रमोटर एंड इन्हांसर। जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर नियंत्रण किसने किया है, प्रमोटर और इन्हांसर ने। प्रोड्यूस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ द आरएनए, और ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के आरएनए की प्रोडक्शन करते हैं, इंक्लूडिंग mRNA plus tRNA। mRNA species segment of the amino acid in protein produce, और tRNA and rRNA play role in the transcription process। तो कहता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके ऊपर नियंत्रण किसका है, प्रमोटर और इन्हांसर का, राइट। ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं, और क्या करते हैं, बनाते हैं विभिन्न प्रकार के आरएनए। एक वो mRNA जो अमीनो एसिड के यानी कि प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, और एक वो आरएनए जैसे कि टीआरएनए और आरएनए जो ट्रांसलेशन के टाइम हमारी हेल्प करते हैं। तो उसमें 4 स्टेप होते हैं ट्रांसक्रिप्शन: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन और प्रोसेसिंग। ये हमने पीछे देखा हुआ है। ट्रांसलेशन में क्या होगा, ट्रांसलेशन में मतलब ये जो है ना, पहले जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो आरएनए बनने तक में भी 3 स्टेप चलेंगे: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन और प्रोसेसिंग। फिर आएगा ट्रांसलेशन में क्या होगा, जो आपका अब जो प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास मेच्योर एमआरएनए बनकर आ गया, उससे क्या होगा, मेच्योर एमआरएनए इज यूज हैज़ ए टेम्पलेट टू असेंबल दी सीरीज ऑफ अमीनो एसिड। अब हम जो हमारे पास मेच्योर जो बनकर तैयार होकर बिल्कुल मेच्योर एमआरएनए आया, उसका यूज़ हम हैज़ ए टेम्पलेट करेंगे, गाइडर की तरह करेंगे, गाइड की तरह करेंगे, कि वो हमारे लिए करेगा, असेंबल करेगा, पकड़ पकड़ कर अमीनो एसिड को चिपकाएगा, टू प्रोड्यूस ए पॉलीपेप्टाइड विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिंग। हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बना कर देगा जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस की, स्पेसिफिक अमीनो एसिड की सीक्वेंस की बनी होगी। कहता है राइबोसोम आर मिक्सचर ऑफ द राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। कहता है जो आपका राइबोसोम है ना, वो मिक्सचर है किस किस का, राइबोसोमल प्रोटीन का और राइबोसोम आरएनए का, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। इसमें भी ट्रांसलेशन के टाइम भी अलग अलग स्टेप होंगे: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन और प्रोसेसिंग। ये कब होगा, जब आपका आरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो ये प्रोसेस, ये स्टेप चलेंगे, हमने देखे हैं पीछे। और जब ट्रांसक्रिप्शन चलेगा तब भी 4 स्टेप होंगे: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन और प्रोसेसिंग। ये हमने देखे हैं। इतनी बात हो गई। आप देखते हैं जीन रेगुलेशन क्या होता है। जीन रेगुलेशन कहते हैं, जीन रेगुलेशन क्या है, इज ए लेबल फॉर द सेलुलर लेवल कंट्रोल रेट एंड मैनर ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। जीन रेगुलेशन का अर्थ क्या है कि जो जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है ना, कि एक जीन से कोई प्रोटीन बन रही है, एंड ऑफ प्रोडक्ट है ना, हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन को बनाना। तो एक जीन से कैसी प्रोटीन बनेगी, किस तरीके से बनेगी, उसकी दर और उसके तरीके के ऊपर जो कंट्रोल रख रहा है, लेवल फॉर द सेलुलर, ये कोशिकीय स्तर का लेवल है, मतलब वहाँ पर उस लेवल पर उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, तो वो कहलाता है जीन रेगुलेशन। अ कंप्लीट सेट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द जीन, आरएनए मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स इंक्लूडिंग द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द एक्सप्रेशन सिस्टम डिटरमाइन when and where specific genes are activated and produce amount of protein और RNA product। वो कहता है ये क्या है, एक इंट्रैक्शन है, मतलब एक क्रिया है बहुतों के बीच में, बहुत सारे रल मिलजुल के इंट्रैक्शन करके एक काम कर रहे हैं, मतलब अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेट ऑफ इंट्रैक्शन। ये एक जटिल आपस में मिलजुल के एक ग्रुप में काम कर रहे हैं कुछ लोग, मतलब कुछ चीज़ें ग्रुप में काम करके बहुत जटिल तरीके से कॉम्प्लेक्स रूप में काम कर रही हैं। किसके बीच में काम हो रहा है, जीन्स, आरएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन। प्रोटीन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि
जो आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं वो प्रोटीन ही से होती हैं। और कुछ और भी कंपोनेंट है ऑफ द एक्सप्रेशन सिस्टम, और जो आपके जो एक्सप्रेशन सिस्टम के और भी अदर कंपोनेंट होते हैं जो इन सब मिलकर जुल के काम करते हैं और क्या करते हैं, डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर स्पेसिफिक जीन्स आर एक्टिवेटेड, कब और कहाँ किस टाइप की जीन को एक्टिवेट करना है और क्या प्रोड्यूस करना है, एंड प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, कौन सी कहाँ और कैसी प्रोटीन बनानी है, कितने अमाउंट में बनानी है और कैसे आरएनए के प्रोडक्ट बनानी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से काम करती हैं एक साथ मिलके। कहता है सम जीन्स आर एक्सप्रेस्ड कंटिन्यूसली, मतलब कुछ जीन्स ऐसी हैं जो लगातार कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होती रहती हैं। हैज़ प्रोड्यूस प्रोटीन इन्वॉल्व इन द बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन, जो लगातार अब जो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है उनमें उन प्रोटीन का यूज़ होता रहता है, तो इसलिए वो लगातार मेटाबॉलिक रिएक्शन तो कंटिन्यू चल रही है, तो उनको प्रोटीन बनाना उनके लिए प्रोटीन जो जिनको चाहिए वो भी लगातार बननी चाहिए। तो ऐसे कुछ जीन ऐसे हैं जो लगातार ही एक्सप्रेस होते रहते हैं। सम जीन्स आर एक्सप्रेस्ड आर हैज़ ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द सेल डिफ्रेंसिएशन, और कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो एक्सप्रेस होती हैं हैज़ ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द सेल डिफ्रेंसिएशन, राइट, रिजल्ट ऑफ द सेल डिफ्रेंसिएशन। तो ये क्या है, हमारी सेल डिफ्रेंसिएशन का परिणाम है, मतलब कि जैसे आपने कोशिका विभेदन करवाना है, सेल का डिफ्रेंसिएशन करवाना है, तब आपको उसी टाइप की प्रोटीन चाहिए, तब आपको वो तब काम करेंगी, राइट। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द जीन रेगुलेशन इंक्लूड, कि कैसे क्या क्रियाविधि होती है रेगुलेशन के टाइम। रेगुलेटिंग द रेट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रेगुलेशन, कहता है कि रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की दर को रेगुलेट करना सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रेगुलेशन, ये इकोनॉमिकली सबसे टफ काम है। रेगुलेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग टू प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोटीन प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल जीन। तो कहता है नियंत्रण जब चलता है, रेगुलेटिंग जब चलती है, रेगुलेटिंग प्रोसेस इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी आरएनए मॉलिक्यूल से इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, जब हम उसकी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करते हैं, मतलब कभी अभी ये एक हिस्सा काट दिया, कभी दूसरा हिस्सा काट दिया, उससे क्या होगा, टू प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोटीन प्रोडक्ट, तो हमें एक से ज़्यादा प्रोटीन के प्रोडक्ट मिलते हैं फ्रॉम अ सिंगल जीन, किसी एक जीन से। समझ आ रही बात। रेगुलेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल और रेट ऑफ द ट्रांसलेशन, तो कहता है रेगुलेटिंग से एमआरएनए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ट्रांसलेशन का जो रेट है वो भी रेगुलेट हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर प्रोटीन्स प्ले रोल इन द रेगुलेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, तो कहता है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो एक्चुअल में प्रोटीन ही है, मतलब प्रोटीन से ही ऐसी विशेष टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो रोल प्ले करती हैं एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उनका काम क्या है कि प्ले रोल, वो अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स, जीन की रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक रेगुलेटरी इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो किसी न किसी एक विशेष जगह पर जहाँ पर आपके रेगुलेशन फैक्टर चिपक सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वहाँ जाके वो चिपक जाते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये वाला टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।